हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिविजन करेंगे। कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2025 का नोबेल ये मिला रिचर्ड रॉबसन को, सुसुम कितागावा को और उमर एम यागी को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। हैशटैग पोस्ट फॉर पीपल स्थानीय सेवा और वैश्विक पहुंच थीम के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित सीबीजी और पोटास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यूनेस्को के अगले महानिदेशक बन गए हैं खालिद अल एरानी। शुभांशु शुक्ला ये विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की बनी कालीन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी कालीन बनने का रिकॉर्ड बनाई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। और मणिपुर में मेरा हाओचोंगवा महोत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान वर्ल्ड बैंक ने बताया है 6.5%। इससे पहले 6.3% इसने बताया था। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया है। और वहीं फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर लोकार्नो ने भी इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ महीनों में ये चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं इस्तीफा देने वाले। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, वहां से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाती है। रोजाना आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती है रात को 9 बजे, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिटेल वाली। ठीक, अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का, साहित्य के लिए नोबेल किसे दिया गया या जाएगा? तो साहित्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल दिया जाएगा लाज़लो क्लास होरकोई को। लाज़लो क्लास होरकोई, सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए इस बार का नोबेल। ठीक है, ये हैं ये व्यक्ति हंगेरियन ये साहित्यकार हैं। हंगरी के, हंगरी एक देश है आप जानते हो ना, तो हंगरी के ये एक साहित्यकार हैं और अपनी रचनाओं के वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी प्रभावशाली और दूरदर्शी होती हैं। तबाही और डर के बीच कला की ताकत को ये दिखाती है इनकी कलाएं, इसके लिए इनको दिया गया है। तो नाम आपको याद रखना है, हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास-होरकोई। लाज़लो क्रास-होरकोई। आपको ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नाम दिखेगा ना वही होगा इनका नाम। इसके लिए कोई ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा नाम अब क्या ही देगा कोई एग्जामिनर, है ना। तो इनका नाम सबसे बड़ा है। अगर ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला नाम दिखे तो आप यही याद रखना। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है ये सोने का मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनको। और आप जानते हो स्वीडिश क्रोन में दिया जाता है पुरस्कार। अब अभी तक 4 पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है नोबेल में। आज शांति का नोबेल का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है मैरी ई ब्रांको को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन साकागुची को। इसके अलावा भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एस डोवेरेट और जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में रिचर्ड रॉबसन, सुसुम कितागावा और उमर एम यागी को। और साहित्य के लिए लाज़लो क्रास-होरकोई को दिया गया, हंगरी के हैं। तो ये अभी तक 4 सेक्टर में विजेता हो चुके हैं। टोटल 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। आज अनाउंस होने वाला है किसका? पीस का, शांति का नोबेल। और शांति का नोबेल ऑलरेडी पहन लिया है ट्रंप ने, लेकिन क्या वाकई में इनको मिल पाएगा नोबेल? आज इस पर मैंने सेशन किया है, अभी आप वीडियो देखिएगा 9-10 बजे के करीब वो अपलोड होगी। और इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बताया है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने का प्रोसेस क्या होता है, इस बार ट्रंप को मिलेगा या नहीं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, इस वीडियो के बाद ही उसको ज़रूर जा कर के देखिए। 10 अक्टूबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ क्या है? देखिए एक तो होता है शारीरिक हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य, आपके शरीर में कोई दिक्कत आ गई, उसको ठीक करने के लिए उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, एक्सरसाइजेस करके, योगा वगैरह करके, ये तो आप प्रोसेस जानते हो।
लेकिन क्या हो जब दिमाग में कीड़ा घुस जाए, है ना, सही वाला नहीं, दिमाग में मतलब कि टेंशन आ जाए। तो मन को स्वस्थ रखने का भी तरीका होता है ना, खुश रहो, मुस्कुराओ, और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब तो वो आजकल ना एक डिप्रेशन टाइप का ही चला हुआ है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत लोग, है ना। हालांकि गाँव में तो डिप्रेशन माता पिता के डंडे से ही हो जाता है, सही, लेकिन फिलहाल वो तो बच्चों के लिए है। बड़े से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे तमाम प्रकार की वजहें हैं। बहुत सारे लोन हो जाते हैं, ईएमआईज है, बहुत सारे मतलब कि प्रेशर्स हैं, फैमिली टेंशन, तो ये सब के कारण मानसिक भी दिक्कत होता है लोगों को। तो वो मेंटली ना दिक्कत आए, मेंटली ना प्रॉब्लम आए, वो मेंटली कैसे स्वस्थ रह सके, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखो, शारीरिक अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ होती है तो आपको 2-4 दिन तकलीफ होगी और ठीक हो जाएगा, लेकिन मानसिक अगर हेल्थ बिगड़ेगा ना तो उससे बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं। कई कई बार लोग बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं, है ना, आत्महत्या तक की भी नौबत आ जाती है। तो वो मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही होता है, तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है भाई, तो इससे बच के रहो। थीम है इस बार की एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। ठीक है, तो आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना। 1992 से ये दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, ये तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस हुआ। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। इसके लिए 7 अप्रैल को ही दिन डिसाइड किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे का। क्लियर। अब आज हम लोग रिवीजन करेंगे अक्टूबर महीने में अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस की। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेबल पाल्सी दिवस। 6 अक्टूबर को ही विश्व पर्यायवास दिवस, पर्यावरण मत कर देना, पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये विश्व पर्यायवास दिवस है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। क्लियर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में स्वदेश मेलों का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभी हाल ही में स्वदेश मेलों का आयोजन किया गया है। स्वदेश मेलों का आप देखिए, उत्तर प्रदेश लॉन्चेस स्वदेश मेला इन ऑल डिस्ट्रिक्ट टू द प्रमोट एमएसएमईज एंड इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। उत्तर प्रदेश के जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो जो छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योगों के प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और स्वदेश इंडिजीनियस जो अपने स्वदेश भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पूरे जितने 75 के 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी में स्वदेश मेले का आयोजन किया गया है। तो इससे लोकल फॉर वोकल भी होगा और एक साथ एमएसएमई सेक्टर का बिक्री तेज बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भाई त्योहारी सीजन आ रहे हैं सब। तो 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, मतलब दीपावली के पहले तक पूरा पूरा ये मेला चलेगा। अब ये ना प्रथा बनने वाली है, ये तो पहली बार आयोजन किया जा रहा है। अब देखना हर साल ये स्वदेश मेला शुरू हो जाएगा। तो योगी सरकार ने ये घोषणा की है कि भाई अब से स्वदेश मेला आयोजन किया जाएगा। ये अभी चलेगा, ये 9 से 19 अक्टूबर तक। ये उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी जो कुछ दिन पहले हुआ था, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, तीसरा संस्करण था, उसकी सफलता के बाद ये शुरू किया गया है। ठीक है जी, चलिए। तो जीएसटी सुधारों के बारे में भी इसी में अवेयरनेस फैला दी जाएगी। जीएसटी 2.0 आप जानते हो ये शुरू हो चुका है 22 सितंबर से, नवरात्रि से, जिसमें 2 स्लैब हटा दिए गए थे, अब 2 स्लैब केवल बचा है। कौन कौन सा स्लैब बचा है? अब 5% और 18%, 2 स्लैब बचा है। इसके अलावा लग्जरी प्रोडक्ट के लिए 40% का जीएसटी टैक्स स्लैब है। खैर, उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश आपको मैप में दिख रहा होगा, कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार, और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है जी। अब बाकी सीटों में भी जब जनसंख्या ज़्यादा है तो सीटें भी हर चीज़ की ज़्यादा होगी। सीटें में विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा 403 है, विधान परिषद में सीटें सबसे ज़्यादा 100 है, और विधान लोकसभा में 80 सीट है, सबसे ज़्यादा यहाँ से जाती है। राज्यसभा में भी यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट जाती है 31।
जिलों की संख्या भी भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, 75। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ पर दूसरी बार गवर्नर बनी हैं। यहाँ पर रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये प्रमुख झीलें हैं। इकलौता नेशनल पार्क है दुधुआ नेशनल पार्क, याद रखना। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधुआ नेशनल पार्क। ये एकमात्र नेशनल पार्क है पूरे उत्तर प्रदेश में, एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है ना। इसके अलावा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, इटावा लायन सफारी और अभी एक महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है जो एशियाई गिद्धों के लिए फेमस है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला, नौटिंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, झोरा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही डिटेल कंटेंट आपको दिया जाता है हमारे ई बुक्स में। जुलाई से सितंबर तक की 3 महीने की ई बुक आ चुकी है 1000 क्वेश्चंस वाली। इसके अलावा सितंबर मंथ की मंथली ई बुक आ चुकी है। आप जानते हो हर महीने मंथली ई बुक तो आती ही है। हमारी जो भी ई बुक्स होती हैं वो दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और इंग्लिश में। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें ले सकते हो। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक की ई बुक उनको लेना चाहिए जो 6 मंथ की ई बुक हमारे लेकर के बैठे हुए हैं, जनवरी से जून वाली। तो उनको अब अगला ये 3 महीने का डायरेक्टली एक साथ ले लेना है। ठीक है। जो लोग मंथली हर महीने की लेते हैं उनको सितंबर की लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें मिलेगी कहाँ पर आपको, एमजेटी ऐप पर आसानी से मिल जाएगी। अगर मान लो आप एमजेटी ऐप नहीं यूज़ कर पाते हो, आईफोन यूज़र हो या विंडोज़ यूज़र हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप करना है। डिस्क्रिप्शन में आप टच करो टाइटल को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा। उस पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि हमें कौन कौन सी ई बुक चाहिए, कैसे मिलेगी, तो वहाँ पर प्रोसेस आपको बताया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसके द्वारा निर्बाध सार्वजनिक परिवहन के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया गया। तो मुंबई वन ऐप जो है ये पूरे मुंबई भर में 11 प्रकार के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। और इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी अभी मुंबई के दौरे पर थे। मुंबई में इन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, नवी मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है ना। कल इसका क्वेश्चन ले लिया जाएगा क्योंकि ये इस एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। काफ़ी यूनिक एयरपोर्ट भी है, काफ़ी एडवांस बनाया गया है। इससे मुंबई जो एयरपोर्ट है जो सांता क्रूज में है, जिसका नाम है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसका लोड काफ़ी कम हो जाएगा। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए थे, उसी टाइम पर इन्होंने मुंबई वन ऐप भी लॉन्च किया है। ये सिंगल ऐप है टू प्लान, बुक एंड ट्रेवल अक्रॉस द मुंबई। मुंबई के अंदर अंदर आपको कहीं भी ट्रेवल करना है, कोई प्लानिंग करनी है ट्रेवल करने की, तो आप किस किस प्रकार से, चाहे वो मेट्रो सुविधा हो, लोकल्स हो, लोकल ट्रेन हो या कोई भी और अन्य ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हो, टोटल 11 ऐसे ट्रांसपोर्ट के जो सेवाएं हैं उनको सबको इंटीग्रेट करके एक ही ऐप में सुविधा देता है। तो मुंबई में जाओ तो मुंबई वन ऐप डाउनलोड करो और पूरा घूमो अच्छे से। ठीक है। तो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप है, पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप। ठीक। ये कुछ और पोर्टल हैं, ऐप हैं जो पिछले दिनों में लॉन्च किए गए, जैसे माई भारत ऐप डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया। ज्ञान भारतम पोर्टल पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। गिद्ध पोर्टल ये वी फाउंडेशन और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया। रेल वन ऐप रेल मंत्री ने लॉन्च किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GOI स्टेट्स ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इकोर यात्रा ये ईस्ट कोस्टल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। दीपोदर्पण अन्न मित्र और अन्य सहायता भारत सरकार ने लॉन्च किया। सचेत ऐप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया। और ई सेहत जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कहां पर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, इसका उद्घाटन अभी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। सोनीपत, पानीपत ये सब हरियाणा में है। इसका उद्घाटन अभी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने किया है। ये केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया का पहला, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक का बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, मतलब आप इलेक्ट्रिक ट्रक यूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हैवी वाहन के लिए लोगों की ये धारणा रहती है यार बैटरी से ये ट्रक चल पाएगा कि नहीं, तो बैटरी से ट्रक भी चल जाएगा। वो इलेक्ट्रिक ट्रक जब चलेगा तो जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज भी होगी तो उसको खड़ा करके चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज ना करना पड़े
वो काम चलता रहे, तो इसके लिए एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाया जाएगा समय समय पर, जगह जगह पर। तो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के तहत क्या होगा कि आप ट्रक लेकर के जाओगे, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, स्टेशन पर पहुंचो, बैटरी स्वैप कर लो, मतलब डिस्चार्ज बैटरी यहाँ रख दो और चार्जेबल बैटरी उठाकर इसमें लगा लो, फिर आप उसके बाद ट्रक लेकर चले जाओ। तो ये होगा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। ठीक वैसे ही जैसे घरों के सिलेंडर बदले जाते हैं गैस के, कि आपका गैस खत्म होता है, आप सिलेंडर वाले को बुलाते हो, भरा सिलेंडर ले लेते हो, खाली सिलेंडर दे देते हो, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा। तो ये अभी सोनीपत के पांची गुजरा गांव में स्थापित किया गया है। अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में भी जान लो। हरियाणा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक छोटा सा राज्य है हरियाणा, राजधानी इसकी चंडीगढ़ होती है। यहाँ के सीएम हैं नायाब सिंह सैनी, ये बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं असीम कुमार घोष। हरियाणा की झीलों की बात करें तो यहाँ बसई वेस्टलैंड है, बड़खल झील है, सूरज कुंड है, सूरज कुंड बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर सूरज कुंड मेला भी लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील, सोहना झील है। सुल्तानपुर और कालेसर, ये दो नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, ये हरियाणा में स्थित हैं। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा 22 जिले हैं यहाँ पर, विधानसभा में 90 सीट और लोकसभा में यहाँ से 10 और राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है अक्टूबर 2025 में किसको इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत का ऑफिशियल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का, जैसे अपने यहाँ होता है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का, ऐसे ही फुटबॉल के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है ब्रिटेन में, है ना। तो उसके लिए अभी संजू सैमसन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में। ये इंडिया में प्रमोट करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग को। अब देखो, इंडिया में भी फुटबॉल क्लब्स हैं और फुटबॉल के बीच में प्रीमियर लीग होता है, तो इंडियन सुपर लीग जो होता है, ऐसे ही इसका भी इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी प्रमोशन करेंगे। बीसीसीआई ने तो रूल लगा रखा है बढ़िया से कि हमारे जो क्रिकेटर होंगे वो कहीं और दुनिया की लीग को नहीं खेलने जाएंगे, है ना। अगर आप बीसीसीआई के मेंबर बन गए एक बार, तो आपको आईपीएल खेलना है, आईपीएल में अगर चयन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर बैठे रहो, लेकिन जब तक आप बीसीसीआई के मेंबर हो, आप दुनिया के किसी भी और लीग को नहीं खेल सकते हो। जैसे अभी अश्विन ने क्या किया कि अश्विन बीसीसीआई से भी इस्तीफा दिए, आईपीएल से भी इस्तीफा दिए, बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए ही लिए, उसके बाद जाकर के वो बिग बैश लीग खेलना शुरू किए हैं। ऐसे ही लेकिन फुटबॉल में नहीं है, फुटबॉल वगैरह में खेल सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि फुटबॉल में उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस भी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है इंडिया की, इंडिया बहुत पीछे है, तो यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को इंडिया में प्रमोट करेंगे। संजू सैमसन आपको बता दें, ये केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, केरला ब्लास्टर के, और टीम में उसमें हिस्सा भी है इनका। केरला ब्लास्टर वगैरह ये इंडियन सुपर लीग जो होती है उसमें खेलती है, उसकी टीम है। तो भारत में क्रिकेट और फुटबॉल के बीच ब्रिज का काम करेगा ये इनका टाई अप। अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया। तो इरसा 1.0 ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, डीआरडीओ रिलीज इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन। ये खास तौर से मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। देखो, जो भी हम लोग रेडियो चलाते हैं ना, आप अक्सर सुनते हो कि 93.5 मेगाहर्ट्ज, है ना। इसके अलावा सुनते हो 101.8 मेगाहर्ट्ज। ये सब क्या है? ये सब बैंडविथ है, ये सब वो स्पेशल बैंडविथ है जो डिसाइड की गई है स्पेशल चैनल को, स्पेसिफिक चैनल को। अब जैसे 93.5 रेड एफएम है, तो रेड एफएम जो कंपनी है वो इसको खरीदी है बैंडविथ को, इस पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, इस फ्रिक्वेंसी पर रेड एफएम की ही सारी चीज़ें आएंगी, यानी इस चैनल को ये फ्रिक्वेंसी डेडिकेट की गई है। ऐसे 101.8 मेगाहर्ट्ज ये दिया गया है मान लो ऑल इंडिया रेडियो को, आकाशवाणी को, तो ये उसमें सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर। ऐसे से रीजन वाइज ये समय समय जगह जगह पर बटा रहता है फ्रिक्वेंसी। लेकिन इसके अलावा भी, इसके बियॉन्ड भी कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज होती हैं जो स्पेसिफिक केवल मिलिट्री के लिए होती है। आप देखो 88 से लेकर के, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक ये बटा रहता है आम पब्लिक के लिए रेडियो। इसके अलावा ऊपर या इसके हो सकता है नीचे
ये मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिक होता है फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी कहीं और नहीं दी जाती है। फिर भी उसको जो ज़्यादा टिकड़मबाज होते हैं वो उसको हैक कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी को। और आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, बॉर्डर मूवी में तो वो सेना के करीब उनकी बातें सुन रहा होता है रेडियो पर, तो ये सब वही होता है, ठीक है। तो उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। ऐसे ही डीआरडीओ ने कुछ और नई यूनिक खोज की है और इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर लॉन्च किया है। इसके तहत ये सैन्य संचार प्रणाली में एक बड़ा टेक्निकल मील का पत्थर बता रहे हैं और स्वदेशी इंटरऑपरेबल और भविष्य के लिए तैयार सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो ये बनाएंगे। आगे चल करके मतलब मिलिट्री कम्युनिकेशन और ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा। डीआरडीओ बना रहा है तो भाई मिलिट्री वाली चीज़ तो है ही। डीआरडीओ की बात करें अगर, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। समीर वी कामत इसके महानिदेशक हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, अक्टूबर 2025 में C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड अभी दिया गया और इसमें BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे क्रिकेटर आए थे इसमें और बहुत सारे क्रिकेटरों को सम्मानित भी किया गया है। जैसे ये लिस्ट मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी विजेता के लिए विशेष सम्मान रोहित शर्मा को मिला। देखो इन दोनों को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, ये अलग लाइन है। इसके अलावा देखो कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को, T20 इंटरनेशनल बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन, T20 इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती, C8 जियो स्टार अवार्ड श्रेयस अय्यर को, पुरुषों के ODI बैटर ऑफ द ईयर केन विलियमसन को, पुरुषों के ODI बॉलर ऑफ द ईयर मैट हेनरी को, महिला बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को और महिला बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंगकृष्ट रघुवंशी, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए अवार्ड टेम्बा बबूमा, पुरुष टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर प्रभात जयसूर्या, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैरी ब्रूक, C8 डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर हर्ष दुबे। ये पुरस्कार दिए गए 7 अक्टूबर को मुंबई में, ठीक है ना। अगला, हाल ही में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा अमेरिकी राज्य कौन बना? तो तीसरा अमेरिका स्टेट बन गया है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये राज्य है। अब इसको ऐसे समझो कि ये अमेरिका का उत्तर प्रदेश है। तो कैलिफोर्निया में अब राजकीय अवकाश होगा दिवाली को। और कैलिफोर्निया ये पहला नहीं बन गया है, ये बना है अमेरिका का तीसरा ऐसा राज्य जो दिवाली पर ऑफिशियल तरीके से अवकाश घोषित करेगा। देखो एक होता है 1-2 ऑफिस में छुट्टी, एक होता है आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित कर देना कि जितने भी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, सब बंद रहेंगे उस दिन, सब लोग दिवाली मनाएंगे। तो ऐसे ही कैलिफोर्निया ने कर दिया है। पहला राज्य था पेंसिल्वेनिया, दूसरा कनेक्टिकट और तीसरा बन गया है कैलिफोर्निया। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, है ना, ये बात याद रखना, 50 स्टेट। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कनाडा को 51वां स्टेट बनाने की बात करते हैं। तो 50 राज्य वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ कितना है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ऐसे वहाँ पर 50 राज्य हैं। राज्यपाल गोविंद न्यूमस जो हैं, वहाँ के गवर्नर जो हैं, इन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है और कानून बना दिया है बाकायदे। 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा ये कानून और अब से कैलिफोर्निया में भी दिवाली की छुट्टी रहेगी। क्लियर। बाकी जो आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और आज उनको नोबेल मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। अक्टूबर 2025 में किस देश में 12,000 वर्ष पूर्व मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तो 12,000 साल पहले पुराने मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है अभी तुर्की में। तुर्की में देखिए कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर ये आंखें बनी हुई हैं, ये नाक बना हुआ है, ये गला है। तो ये स्तंभ जो है मानव की स्ट्रक्चर का था और ये बताया जाता है कि 12,000 साल पुराना है। अब इस स्तंभ से नवपाषाण युग की जानकारी मिलती है, उसके बारे में ये रिसर्च वगैरह करेंगे। तुर्की में खोजा गया है। तुर्की के बारे में, तुर्की की राजधानी अंकारा होती है, तुर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा होती है और तैयब अर्दोगान जो हैं यहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं। तुर्की अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे तो देखिए जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह छोड़ते हुए आओगे तो आपको ये जो देश मिलेगा ये है तुर्की, ठीक है ना। तुर्की, ये से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी पड़ती है और जो यूरोप में भी पड़ती है। तुर्की और रूस 2 ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आते हैं, इसलिए इनको एक अलग टर्म में यूज किया जाता है, यूरेशिया महाद्वीप का कहा जाता है। तो यूरेशिया महाद्वीप के 2 देश, एक रूस और एक तुर्की, ठीक है ना।
चलिए, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। बाकी हमारी ई बुक्स अवेलेबल है, इसको आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो छत्तीसगढ़ में है। UIDAI की स्थापना कब हुई थी? 2009 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका भारत इसका सदस्य कब बना? उत्तर प्रदेश के भदोही जिले द्वारा बनाई गई जो विश्व की सबसे बड़ी कालीन है, इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कितनी बड़ी है ये, तो ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए, अगर आप वीडियो कोर्स चाहते हैं तो। इसके अलावा GS सफलता बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप GS पढ़ना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।